Hello students, welcomes all of you. The फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि मेन साइंटिस्ट कौन कौन से थे जिनके द्वारा इसके क्षेत्र में, सेल के क्षेत्र में डिस्कवरीज की गई है। उसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स या सेल की डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा जब स्टडी की गई सेल्स की, तो हमें ये मालूम चला, साइंटिस्ट को ये मालूम चला कि ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें बोला जाता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और सेकेंड टाइप के जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इनका जो नेम है उसके अंदर ही डिफरेंस है। यूनी का मतलब होता है सिंगल, या हम बोल सकते हैं वन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। एक सेल से जिन ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम फर्स्ट बोल सकते हैं अमीबा है। जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो भी किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। सेकंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, एक से अधिक। तो एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर जब ऑर्गेनिज्म को बनाती है, या बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर जब ऑर्गेनिज्म को बनाएगी, तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है प्लांटी। जो भी प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एनिमल और जो फंगी होते हैं, फंजाई जो होते हैं, वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। तो दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म की जानकारी हमें प्राप्त हुई। फर्स्ट टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन्हें ही हम बोल सकते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिन्हें बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर जो एक केवल सिंगल सेल से बने हुए हों, एग्जाम्पल अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं? एक कोशिकीय जीव के अंदर। मल्टी सेलुलर जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना हुआ हो, सारे के सारे प्लांट्स इसके अंदर आएंगे। एनिमल इसके अंदर आते हैं। फंजाई जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी जो मैग्नीफाइंग लेंस है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उनसे हमें प्राप्त हुई। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी उनका भी जो जीवन है या लाइफ है वह एक सिंगल सेल से प्रारंभ होता है। सिंगल सेल से ही मल्टी सेल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन। यानी एक सिंगल सेल के अंदर डिवीजन होगा, विभाजन होगा, और उस डिवीजन या विभाजन से बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेल्स का, अनेक कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो वो सिंगल सेल बनती है वो कौन सी है? जाइगोट। और जाइगोट से ही पूरे ह्यूमन का क्या हो जाता है? डेवलपमेंट होगा। जाइगोट एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल्स होती है, उसमें विभाजन होता है, और उस विभाजन से फिर किसका विकास होगा? ह्यूमन का डेवलपमेंट या विकास होता है। तो एक सिंगल सेल से आगे जाके सिंगल सेल में विभाजन हुआ, यानी जब वो स्पर्म ओवम आपस में मिले, स्पर्म ओवम आपस में मिलकर किसको बनाते हैं? जाइगोट, युग्मनज को। जो एक कोशिकीय संरचना है, इसमें लगातार डिवीजन होते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर बेबी या बच्चे का निर्माण होता है।
तो सिंगल सेल डिवीजन से मल्टी सेल कंडीशन प्राप्त होती है। तो ये हमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में याद रखना है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट काइंड की सेल मिलती है, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट काइंड की सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे इसका एग्जांपल भी कौन है, ह्यूमन। अब ह्यूमन के अंदर कैसे डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलेगी, जैसे ह्यूमन में एक ये सेल पाई जा रही है, स्मूथ मसल सेल है, ये है स्मूथ मसल सेल। एक सेल इसके अंदर ये दिखाई दे रही है। ह्यूमन में एक स्ट्रक्चर मिलती है ओवम, अंडाणु जिसे बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर मिलती है स्पर्म, शुक्राणु जिसे बोला जाता है। एक सेल मिलती है ब्लड सेल्स, रक्त सेल्स जो होती है। एक स्ट्रक्चर, एक संरचना जो पाई जाती है ह्यूमन में, न्यूरॉन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है। ये डिफरेंट टाइप की सेल्स है जो ह्यूमन के अंदर उपस्थित होंगी। अलग अलग प्रकार की डिफरेंट काइंड की सेल्स ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। स्मूथ मसल सेल्स अलग दिखाई दे रही है, ओवम अलग दिखाई दे रहा है, जो स्पर्म है उसकी स्ट्रक्चर अलग दिखाई दे रही है, ब्लड सेल्स अलग स्ट्रक्चर की होती है, न्यूरॉन जो पाए जाते हैं वो अलग स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। अभी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के पाए जाने का कारण क्या है, या शेप और साइज जो पाई जा रही है अलग अलग प्रकार की, उसका कारण ये होता है कि इन सेल्स के द्वारा स्पेसिफिक फंक्शन किए जाते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन को करने के कारण डिफरेंट शेप एंड साइज की क्या पाई जाती है, सेल्स उपस्थित होती है। जैसे हमें पता है स्मूथ मसल सेल्स मूवमेंट के अंदर काम करते हैं, ओवम स्पर्म फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ब्लड सेल्स सर्कुलेशन के अंदर हेल्प करती है, न्यूरॉन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो जो विशिष्ट कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, इन विशिष्ट कार्यों को करने के लिए इनका शेप और साइज जो है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाएगा। अलग अलग प्रकार के कार्यों को ये संपन्न करती है, इसलिए इनका डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज होगा। तो फंक्शन जिस प्रकार का कर रही है उसके अकॉर्डिंग इनका शेप और साइज का डिटर्मिनेशन किया जाता है, शेप और साइज का निर्धारण किया जाता है। जैसे न्यूरॉन दिख रहा है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर इसकी होती है, इसके द्वारा मैसेजेस को भेजा जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो शरीर वाले भाग है वहाँ से मैसेजेस ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में भेजे जाते हैं, वहाँ के मैसेजेस को बॉडी पार्ट्स के अंदर लाया जाता है, इसलिए इसकी शेप इस तरह की है। सेकंड जो है ब्लड सेल्स जो है उनकी गोलाकार आकृति होती है, स्पर्म इस तरह की होगा, ओवम इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। तो स्पेसिफिक फंक्शन को करने के कारण डिफरेंट शेप और साइज की सेल्स ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। और हर लिविंग सेल एक बेसिक फंक्शन को करने में सक्षम होती है, यानी हर लिविंग सेल का एक फंक्शन, हर लिविंग सेल के अंदर ये विशेषता होती है, ये क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी मिलती है कि वह एक विशेष कार्य को संपन्न कर सकती है। एक विशेष कार्य हर लिविंग सेल के द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। हर लिविंग सेल एक विशेष फंक्शन को करने में एबिलिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का रीजन क्या है कि जो स्पेसिफिक फंक्शन इनके द्वारा किए जाते हैं उस स्पेसिफिक फंक्शन के कारण इनका शेप और साइज डिफरेंट होगा। जैसे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अभी हमने देखी थी,
एक टिपिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है। तो कार्य जो किया जा रहा है, जो फंक्शन कर रहे हैं, उसके आधार पर इनमें ये कैपेसिटी या क्षमता उपस्थित होगी। इसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बहुकोशिकीय प्रकार के जो जीव पाए जा रहे हैं, उनके अंदर एक विशेष क्रिया पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की क्षमता उनके अंदर उपस्थित होगी, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। हिंदी में इसे श्रम विभाजन कहा जाता है। तो बहुकोशिकीय जीवों के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर की कैपेसिटी या क्षमता पाई जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? श्रम विभाजन। यानी जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो मनुष्य के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन पाए जा रहे हैं। जैसे पहला ऑर्गन है हार्ट। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। दूसरा हम एक एग्जांपल लें, स्टमक। स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। हार्ट पाया जा रहा है, ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है। स्टमक जो फूड मटेरियल आया है उसका क्या करता है? डाइजेशन करता है। तीसरा हम एग्जांपल लें, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स। लंग्स जो है वो किसके अंदर हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया के अंदर इनके द्वारा सहायता की जाती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की सेल डिफरेंट कार्य को करती है, इसलिए इनमें डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर इनके अंदर प्रेजेंट होगा, यानी शरीर के विभिन्न हिस्से अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पाई जाने वाली विशेषता होती है, उनके अंदर पाया जाने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स इसे हम कहते हैं। अब सेल जो है अलग अलग कार्यों को किस प्रकार से संपन्न कर पाएगी? सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाए जा रहे हैं। जैसे कोशिकांग का हम एग्जांपल ले, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण का काम करेगा, ऊर्जा उत्पादन का काम करेगा, सेल के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। जैसे इसका एग्जांपल जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी निर्माण का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। तो अलग अलग प्रकार के काम कोशिका के अंदर जो अलग अलग जो कोशिकांग पाए जा रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। ये सब एक आपस में मिलकर या समन्वित रूप से कार्य को संपन्न करते हैं, जिससे बॉडी के फंक्शन कंप्लीट हो पाते हैं। इसके बाद जो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की यदि बात करें, सेल का सेल के अंदर जो संरचनात्मक संगठन किस प्रकार का पाया जा रहा है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं कोशिका का संरचनात्मक संगठन। तो डिफरेंट टाइप की सेल्स को हम देखें तो उसके अंदर हमें तीन, एवरी सेल, हर सेल के अंदर तीन प्रमुख प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तीन प्रमुख प्रकार की स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाई जाती है। इसमें से पहली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होगी
जो सभी सेल के अंदर उपस्थित होगी। हर सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, या हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो हर सेल के अंदर पाई जाएगी। सेकंड स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस, हर सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाएगी, न्यूक्लियस, या इसको हम बोल सकते हैं केंद्रक। तीसरी हर सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम क्या बोल सकते हैं, कोशिका द्रव्य। तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखते हैं, इनके कंपोनेंट्स को हम देखते हैं, तो हर सेल के अंदर ये 3 प्रकार की संरचनाएं एवरी सेल में मिलेगी। 3 स्ट्रक्चर हर सेल में उपस्थित होगी। पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी न्यूक्लियस, तीसरी साइटोप्लाज्म। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, फोर्थ इसके अंदर जो सेल है उसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकाएं उपस्थित होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगा, गोल्जी बॉडी उपस्थित होगी, सेंट्रोसोम उपस्थित होगा। तो अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल जो कंपोज ऑर्गेनाइजेशन है या संरचनात्मक संगठन है, उसमें 3 मेजर रोल प्ले करते हैं, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये सब मिलकर सेल को निर्माण, इन सारी जो एक्टिविटीज है वो सेल के अंदर कंप्लीट कराते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर सेल से संबंधित जो भी एक्टिविटी है वो संभव हो पाती है। सारी एक्टिविटीज उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर चलती है। अब सबसे पहले हमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, फिर न्यूक्लियस के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, इनके बारे में हमें आगे स्टडी करना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस तरह की स्ट्रक्चर है, कौन कौन से काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में या संरचनात्मक संगठन में हमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या हिंदी में हम बोले कोशिका झिल्ली, होती क्या है, जो सेल है, ये जैसे सेल है कोई, तो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी सबसे बाहर सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग पाई जा रही है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। काम इसका क्या है, सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट पाए जा रहे हैं उसको, उनको एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, बाहरी जो वातावरण है, उनसे सेपरेट रखना। सेल के जो भी पार्ट्स हैं या सेल के जो कंपोनेंट हैं को एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है से अलग रखना, ये इसका काम होता है। सेल के जो भी कंपोनेंट है, कोशिका के जो भी भाग हैं, उनको बाहरी वातावरण से अलग रखने का काम कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाएगा। डेफिनेशन इसकी क्या होती है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल विच सेपरेट सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी आवरण होता है, जो कोशिका के अवयवों को बाहरी वातावरणों से और बाहरी वातावरण से अलग रखने का कार्य करता है। इसके बाद जो ये आवरण जो पाया जा रहा है,
ये कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अंदर आने देता है, कुछ पदार्थों को तो अंदर आने देगा और कुछ पदार्थों को अंदर आने नहीं देगा। इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसे बोला जाता है। ये बोले जाने का रीजन क्या है, कुछ पदार्थों को, कुछ मटेरियल को यह प्लाज्मा झिल्ली सेल के अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को यह प्लाज्मा झिल्ली सेल के अंदर नहीं आने देती है। यानी ये सिलेक्शन करती है कि किस प्रकार के पदार्थ का किस प्रकार के पदार्थ या मटेरियल को सेल के अंदर आने देना है और किस पदार्थ को सेल के अंदर आने नहीं देना है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब सेल में हमने बात की है कि पदार्थों को अंदर आने देती है झिल्ली, कुछ पदार्थों को अंदर आने नहीं देती है। तो ये जो पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन है, पदार्थों को जो अंदर और बाहर भेजा जा रहा है, ये किस प्रकार से संपन्न होगा, इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रोसेसेस सेल के अंदर पाई जाती है। जैसे फर्स्ट प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन, जिसे हम विसरण कहते हैं। अब डिफ्यूजन की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना। जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, एक साइड पर ये मॉलिक्यूल्स के नंबर है और एक तरफ मॉलिक्यूल की संख्या है कम। ये इसकी कौन सी कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता, अधिक मात्रा है अणुओं की। ये लोअर कंसंट्रेशन, ये इसकी कौन सी सांद्रता है, निम्न सांद्रता। तो जो मॉलिक्यूल या अणु है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं। इस प्रोसेस को ही डिफ्यूजन या विसरण कहा जाता है। यानी मॉलिक्यूल्स का अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं। इस प्रोसेस के अंदर उच्च सांद्रता से अणुओं का निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 है, वो डिफ्यूजन द्वारा पॉसिबल हो पाता है। डिफ्यूजन द्वारा किस प्रकार से पॉसिबल होगा, जैसे हमारे जो शरीर के अंदर जो सेल्स पाई जा रही है उनके अंदर O2 की कम सांद्रता है या O2 की लो कंसंट्रेशन है, कम सांद्रता है। बाहरी जो एनवायरनमेंट है या वातावरण जो पाया जा रहा है, बाहरी जो एनवायरनमेंट, बाहर का जो वातावरण है, उसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो है ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है, अधिक मात्रा उसके अंदर पाई जा रही है। तो बाहरी वातावरण से या एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर आ जाती है, सेल के अंदर। इसी का जस्ट अपोजिट जो सेल्स हैं उनके अंदर CO2 हाई कंसंट्रेशन में है, उच्च सांद्रता में है, और एनवायरनमेंट में CO2 जो है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, लो कंसंट्रेशन है।
निम्न सांद्रता उसकी पाई जा रही है। तो जो निम्न सांद्रता है उसके कारण जो CO2 है सेल्स से कहाँ पर चले जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर जाएगी। तो ये जो प्रोसेस पाई जा रही है मॉलिक्यूल्स का या गैस जो है ऑक्सीजन CO2 अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती है, इस प्रोसेस को ही डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। तो इस विसरण या डिफ्यूजन के माध्यम से सेल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर उनका आवागमन होगा, एक जगह से वो दूसरी जगह पर जा पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस पाई जा रही है इस प्रोसेस के द्वारा ये पॉसिबल हो पाता है, इस प्रोसेस के द्वारा ये संभव हो पाएगा। यानी सिंपल सा ये याद रखना है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पर अणुओं की अधिक मात्रा है वहाँ से वो कम मात्रा की ओर जाते हैं, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहेंगे। और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे O2 और CO2 का जो एक्सचेंज या विनिमय है, आदान प्रदान जो है वो इस डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा संभव हो पाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये फर्स्ट हमने एक प्रोसेस पढ़ी है जिसे हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस दूसरी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस या हिंदी में इसे परासरण कहा जाता है। तो हिंदी में ऑस्मोसिस या परासरण के नाम से इसे जाना जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।